राधे राधे जी सभी को। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और अपनी जो तैयारी है उसको बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो अब तक की जो क्लास थी हमारी, उसमें हमने इससे पहले जितने भी चैप्टर हैं हमारे सभी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उनको डिस्कस कर लिया है। इसके अलावा हमने क्लास 8 की एनसीईआरटी जो नई पुस्तक मल्हार की लगाई गई है उसको पूरा कंप्लीट कर लिया है। 7th और 6th की एनसीईआरटी भी हमने कंप्लीट करके उनके ऊपर प्रॉपर तरीके से एमसीक्यू तैयारी करके अपनी तैयारी को बेहतर कर लिया है। तो आज हम जो हमारे चैप्टर बच गए हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं। उनके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं मैंने सभी क्वेश्चंस को बनाकर यहाँ प्रॉपर तरीके से व्याख्या समेत रखा है ताकि हमारा कोई भी फैक्ट है वो मिस ना हो। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि अब इसके बाद मैं नेक्स्ट अपनी क्लास 9th की जो एनसीईआरटी है नई गंगा पुस्तक, उससे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं सभी को एमसीक्यू सीरीज़ के थ्रू आपके सामने लेकर आने वाली हूँ। और वहाँ से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे हमारी कोशिश यही रहेगी कि हमारा कोई भी क्वेश्चन है वो छूटे नहीं। तो चलिए चलते अपनी क्लास की तरफ। और अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों के साथ सभी के साथ शेयर ज़रूर करना, क्योंकि इस टाइम पे ज़रूरी है कि हम जो ये नया सिलेबस लगाया गया है इसको भी एक बार अच्छे से पढ़ कर जाएँ। और पुराना तो आप लोगों का तैयार हो गई, इसलिए मैं उस पुराने सिलेबस के लिए भी एक मैराथन क्लास लेकर आऊँगी एमसीक्यू की, जहाँ आप अपनी तैयारी को जांच सकते हैं कि आपकी तैयारी है वो किस स्तर की है। तो चलिए चलते अपनी क्लास की तरफ। तो आज हम अपना पहला क्वेश्चन है उसको तैयार करने वाले हैं। तो बताइए, जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो ये है कि मत बांधो कविता के माध्यम से कवित्री महादेवी वर्मा किसका संदेश दे रही है। तो बताइए किसका संदेश दे रही है। तो आप लोगों को बताना है धन कमाने का, सपनों और कल्पनाओं की स्वतंत्रता का, केवल पढ़ाई करने का, पिंजरे में पक्षी पालने का। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। मैंने यहाँ से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं सभी को रखा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई, इसका आंसर हो जाएगा सपनों और कल्पनाओं की स्वतंत्रता का। अब यहाँ हमें इसके साथ साथ ये देखना है कि मत बांधो जो कविता है इसमें जो लेखिका है वो कौन है। तो याद रखना है कौन है भाई, महादेवी वर्मा। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, सिर्फ यूँ देखे भी पूछा जा सकता है कि मत बांधो कविता किसकी है, तो महादेवी वर्मा की है। तो सपनों और कल्पनाओं की स्वतंत्रता का ये इसका आंसर हो जाएगा। व्याख्या का कहती है कि महादेवी वर्मा जी ने इस कविता में मनुष्य को अपने सपनों और रचनात्मक सोच, यानी कि जो मनुष्य के सपने हैं उनको और अपनी जो रचनात्मक सोच है उसको किसी भी सीमा या रूढ़ियों में न बांधने का संदेश दिया है। सपने ही जीवन को आगे बढ़ाने की गति देते हैं। तो याद रखना है कि उन्होंने सपनों और अपनी रचनात्मक सोच है उसको किया है कि उसको बांध के नहीं रखना, ठीक है, सीमा या रूढ़ियों में नहीं बांध के रखना, और सपने को प्राप्त करने के लिए जीवन में लगातार आगे बढ़ना। अगला है कविता की प्रथम पंक्ति के अनुसार हमें किसके पंख नहीं काटने चाहिए, पक्षियों के, पतंगों के, सपनों के या फिर इच्छाओं के। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो कवित्री क्या कहती है कि हमें किसके पंख नहीं काटने चाहिए, तो किसके नहीं काटने चाहिए भाई, अपने सपनों के। कविता की शुरुआत में इन सपनों के पंख न काटो पंक्ति में क्या कहती है कि जहाँ सपनों की तुलना उड़ते हुए पक्षी से की गई है जो असीम ऊंचाइयों तक जाना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ सपनों की तुलना किससे की गई है, पक्षियों से की गई है, उड़ते हुए पक्षियों से की गई है। ठीक है, आगे आकाश में उड़ जाने के बाद क्या कभी लौटकर वापस नहीं आता। तो बताइए आकाश में उड़ जाने के बाद क्या कभी लौटकर वापस नहीं आता, बादल, सौरभ, ठीक है, पक्षी या फिर धुआं। तो क्या लौटकर वापस नहीं आता, आकाश में उड़ जाने के बाद क्या चीज़ है वो लौटकर वापस नहीं आती। तो क्या लौटकर वापस नहीं आती भाई, सुगंध, यानी कि खुशबू। याद रखना है कविता में कहा गया है कि सौरभ उड़ जाता है नभ में, फिर वह लौट कहाँ आता है, अर्थात एक बार जब खुशबू हवा में फैल जाती है तो उसे दोबारा कैद नहीं किया जा सकता। आगे मिट्टी या धूल में गिर जाने पर कौन आकाश में नहीं उड़ पाता। तो कौन आकाश में, पत्ता, बीज, तिनका या फिर पानी। तो कौन नहीं उड़ पाता भाई, तो मिट्टी या धूल गिर जाने पर आकाश में कौन नहीं उड़ पाता भाई, बीज नहीं उड़ पाता। जब वो धूल में गिर जाता है तो फिर वो आकाश में उड़ नहीं पाता। कविता के अनुसार बीज धूली में गिर जाता है तो वह नभ में कब उड़ पाता है, अर्थात बीज जब धूल में मिलकर
पौधा बनता है तब वह अपनी जगह पर स्थिर रहता है, वह खुशबू की तरह स्वतंत्र नहीं उड़ पाता। अगला प्रश्न है, अग्नि के जलने पर गगन यानी कि आकाश में क्या मंडराता है? प्रकाश, कोयला, धूम या धुआं या फिर राख? तो अग्नि के जलने पर क्या होता है भाई? क्या होता है? धुआं। तो आगे चलते हैं, व्याख्या देखते हैं कि क्या कहती हैं वो। कहती हैं कि अग्नि सदा धरती पर जलती धूम गगन में मंडराता है, कि अग्नि तो हमेशा धरती पे जलती है और जो धुआं है वो कहाँ मंडराता है भाई? गगन में। आग भले ही धरती के स्तर पर रहे लेकिन उसका धुआं आज़ाद होकर आसमान की ओर बढ़ता रहता है। अगला है, कविता के अनुसार सपनों में किस प्रकार की गति होती है? केवल ऊपर उठने की, केवल नीचे गिरने की, दोनों ही गति, आरोहण और अवरोहण की, कोई गति नहीं? तो मैंने आपको पढ़ाई थी ये कविता, तो बताया था, आप पीछे क्लासों को 2x पे करके देखना चैप्टर को, क्योंकि हम जब तथ्य पढ़ते हैं तो कुछ चीज़ें हमें सीधी याद रह जाती है। तो इसका आंसर क्या होगा? दोनों ही गति, आरोहण और अवरोहण की। कविता की पंक्ति, सपनों में दोनों ही गति उड़कर आँखों में आता है। सपनों में कल्पना की उड़ान, ऊपर उठना और फिर वास्तविकता बनकर आँखों में लौटना, नीचे आना, दोनों की गति होती है। अगला, आरोहण शब्द का सही अर्थ कविता के संदर्भ में क्या है? नीचे की ओर आना, आगे बढ़ना या ऊपर उठना, रुक जाना या फिर पीछे मुड़ना? तो आरोहण का क्या अर्थ होगा? तो आरोहण का अर्थ हो जाएगा भाई आगे बढ़ना और ऊपर उठना। जीवन या सपनों में आरोहण का अर्थ प्रगति करना, नई ऊंचाइयों को छूना और निरंतर विकास की ओर आगे बढ़ना है। आगे चलते हैं, अवरोहण शब्द का कविता के संदर्भ में क्या तात्पर्य है? तो अवरोहण का आसमान में खो जाना, ऊंचाइयों से वापस नीचे आना या विनम्र बने रहना, डर कर भागना, सो जाना। तो क्या हो जाएगा? ऊंचाइयों से वापस नीचे की ओर आना और विनम्र बने रहना, ये है भाई अवरोहण। क्या कहती हैं? कहते हैं कि जब हमारे ऊंचे सपने वास्तविकता के धरातल पर उतरकर आंखों में आते हैं और व्यक्ति सफल होकर भी विनम्र रहता है तो वह अवरोहण है। अगला है, सपनों को मुक्त गगन में विचरण करने के बाद अंत में किस में मिल जाना है? तो सागर में, धूल में, तारों में या बादल में? तो सपनों को मुक्त गगन में विचरण करने के बाद किस में मिल जाना है भाई? तो किस में मिल जाना है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो तारों में। ठीक है, कविता के अनुसार मुक्त गगन में विचरण कर तारों में फिर मिल जाना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आज़ाद सपने असीम आकाश में उड़ने के बाद किस में मिल जाते हैं भाई? तारों में मिल जाते हैं, आकाश में तारों जैसी महानता और अमृत प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, आगे है, सपने मेघों से क्या लेकर धरती पर वापस आते हैं? तो सपने हैं वो मेघों से यानी कि बादलों से क्या लेकर धरती पर वापस आते हैं? पानी, रंग, बिजली या ठंडक? तो क्या लेकर वापस आते हैं भाई? तो इसका आंसर हो जाएगा रंग। सपने मेघों यानी कि बादलों से क्या लेकर धरती पर वापस आते हैं? तो वो रंग लेकर वापस आते हैं। और इस पंक्ति में कहा गया है, मेघों से रंग ओ किरणों से दीप्त लिए भू पर आएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट पंक्ति है, सपने जब पूरे होने के लिए वापस धरती पर आते हैं तो वे बादलों से अनेक प्रकार के सुंदर रंग समेट कर लाते हैं। अगला प्रश्न है, किरणों से दीप्त लिए भू पर आएगा, पंक्ति में दीप्त का क्या अर्थ है? अंधकार, चमक या प्रकाश, गर्मी और छाया? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका अर्थ हो जाएगा चमक या प्रकाश। दीप्त का अर्थ है आभा, चमक, रोशनी। जब सपने सच होते हैं तो वे सूर्य की किरणें की तरह जीवन में नया सवेरा और ज्ञान का प्रकाश दीप्त लेकर आते हैं। तो क्या कह रहे हैं कि दीप्त का अर्थ होता है आभा, चमक या रोशनी। जब सपने सच होते हैं तो सूर्य की किरणों की तरह जीवन में नया सवेरा और ज्ञान का प्रकाश लेकर आते हैं। हमने कोई सपना देखा और वो सपना जब हमारा सच होता है तो हमें अपना जीवन अच्छा लगता है, जीवन में एक नया सवेरा होता है। तो वो ये बात कवित्री बता रही है। आज़ाद सपने भूमि या धरती को कौन सा नया हुनर सिखाने की बात करते हैं? तो कौन सा? महल बनाने का, स्वर्ग बनाने का शिल्प, युद्ध करने की कला, खेती करने का तरीका? तो क्या हो जाएगा? स्वर्ग बनाने का शिल्प। कवित्री कहती है कि स्वर्ग बनाने का फिर कोई शिल्प भूमि को सिखलाएगा। ठीक है, अर्थात
क्या है भाई, अर्थात कहने का मतलब ये है कि ऊंचे और पावन सपने धरती को फिर स्वर्ग सुंदर और संयोगात्मक और खुशहाल बनाने का हुनर फिर से सिखलाएंगे और धरती क्या हो जाएगी, फिर से सुंदर बन जाएगी। पाठ के आधार पर स्वर्ग से क्या अभिप्रेत या फिर तात्पर्य है, अभिप्राय या फिर तात्पर्य है, बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो बहुत सारी धन दौलत, जहाँ आपसी संयोग सद्भावना और संवेदनशीलता हो, भौतिक सुख सुविधाएं और केवल राजाओं का महल। तो क्या है भाई, जहाँ आपसी संयोग और सद्भावना और संवेदनशीलता हो, स्वर्ग से इसका तात्पर्य है। याद रखना, महादेवी वर्मा के अनुसार वास्तविक स्वर्ग व समाज वह है जहाँ सभी मनुष्य प्रेम शांति और भाईचारे से रहें और एक दूसरे के सपनों का क्या करें, सम्मान करें। आगे चलते हैं। सपनों को कहाँ तक जाने से नहीं रोकना चाहिए, सपनों को कहाँ तक जाने से नहीं रोकना चाहिए, पाताल तक, नव्य आकाश तक, पहाड़ों तक, विदेशों तक। तो कहाँ तक, इसका आंसर हो जाएगा नव्य आकाश तक। कविता में स्पष्ट निर्देश है कि नव तक जाने से मत रोको, धरती से इसको मत बांधो। सपनों की उड़ान असीमित होनी चाहिए और उन्हें सांसारिक बंदरों में जकड़ना नहीं चाहिए। मत बांधो कविता के रचनाकार या कवित्री कौन है, तो कौन है, कबीरदास, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा या जयशंकर प्रसाद। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, महादेवी वर्मा। अब यहाँ याद रखना है कि हिंदी साहित्य की छायावादी युग की महान जो कवित्री है वो कौन है, महादेवी वर्मा, जो अपनी कविताओं में प्रकृति और मानवीय भावनाओं का सुंदर चित्रण करती है। क्या प्रकृति और मानवीय भावनाओं को दिखाने का प्रयास महादेवी वर्मा करती है। कविता में बार बार मत बांधो शब्द का प्रयोग किस बात पर बल देने के लिए किया गया है, अनुशासन तोड़ने की, पूर्ण स्वतंत्रता और बंधनों का विरोध करने के लिए, आलसी बनने के लिए, भाग जाने के लिए। तो क्या हो जाएगा भाई, पूर्ण स्वतंत्रता और बंधनों का विरोध करने के लिए। मत बांधो के दोहराव से कवित्री यह स्पष्ट करना चाहती है कि किसी भी व्यक्ति के विचारों, सपनों और कल्पनाओं पर कोई पाबंदी या बेड़ी नहीं होनी चाहिए। सौरभ शब्द का निम्नलिखित में से क्या अर्थ है, सूर्य का प्रकाश, सुगंध या खुशबू, आकाश या फिर घड़ा। तो क्या हो जाएगा, सुगंध या फिर खुशबू। कविता में सौरभ का प्रयोग फूल की महक या खुशबू के लिए है जो स्वतंत्र होकर हवा के चारों ओर फैल जाती है। आगे चलते हैं। भू शब्द का पर्यायवाची शब्द कविता के संदर्भ में बताना है, आकाश, पाताल, धरती या भूमि या फिर वायु। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, धरती या भूमि। तो कविता के आधार पे याद रखना है, कविता में प्रयुक्त भू भूमि शब्द हमारे ग्रह और ग्रह अर्थात धरती के लिए क्या हुआ है भाई, उपयोग किए गए हैं, जहाँ सपनों को हकीकत में बदलना है। महादेवी वर्मा को किस सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो भारत रत्न, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार या फिर ऑस्कर पुरस्कार। तो किससे सम्मानित किया गया था, तो उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। याद रखना है कि उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इस कविता का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों के भीतर क्या जगाना है, तो क्या जगाना है, डर की भावना, पुरानी रूढ़ियों को मानना, सकारात्मक सोच, आत्मविश्वास और मन की आज़ाद उड़ान, केवल परीक्षा पास करना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई, सकारात्मक सोच, आत्मविश्वास और मन की आज़ाद उड़ान। मल्हार पुस्तक में शामिल यह जो कविता है विद्यार्थियों को लीक से हटकर सोचने, बड़े सपने देखने और उन्हें बिना डर के पूरा करने के लिए प्रेरित करती है। यहाँ हमारे इस कविता के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते थे वो सारे पूरे हो गए हैं। अब हम चलते हैं अपने अगले चैप्टर पे और वहाँ से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उनको पूरा करते हैं। नए मेहमान जो कि एकांकी है और उसके जो लेखक है वो कौन है भाई, उदय शंकर भट्ट। उदय शंकर भट्ट, आपको ये नाम याद रखना है। और ये विधा है वो क्या है, एकांकी है। तो चलिए इसके ऊपर जितने भी हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उनको सबको हम देख लेते हैं। तो सबसे पहला ही प्रश्न है कि मैंने आपको ये चैप्टर पढ़ाया है, जब सारी जो चीज़ें हैं उनको कवर करवाया है तो उस आधार पे आपको आंसर देने हैं।
नए मेहमान पाठ हिंदी साहित्य की किस विधा के अंतर्गत आता है? कहानी, एकांकी, सहस्मरण या फिर निबंध? तो नए मेहमान किसके अंतर्गत आता है भाई? ये एकांकी है। नए मेहमान एक सामाजिक एकांकी है, याद रखना है। इसमें एक ही अंक है और सीमित पात्रों के माध्यम से मध्यम वर्गीय परिवार की व्यवहारिक समस्याओं को जीवंत रूप में दिखाया गया है। दूसरा है नए मेहमान एकांकी के मूल लेखक कौन हैं? तो आपको इसके लेखक बताने हैं, प्रेमचंद, महादेवी वर्मा, उदय शंकर भट्ट या रामचंद्र शुक्ल। तो इनके मूल लेखक कौन है भाई? उदय शंकर भट्ट। प्रसिद्ध एकांकी के रचनाकार उदय शंकर भट्ट हैं। भट्ट जी हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध नाटककार और एकांकीकार माने जाते हैं, जिन्होंने सामाजिक विसंगतियों पर क्या की है? गहरी चोट की है। एकांकी के मुख्य पात्र विश्वनाथ का मकान किस शहर में स्थित है? मैंने आपको पढ़ाया जब बताया था। तो बताइए, विश्वनाथ का मकान है वो किस शहर में स्थित है? दिल्ली, लखनऊ, इलाहाबाद या फिर बनारस? तो कहाँ स्थित था भाई उनका मकान? तो उनका मकान था भाई इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज में। कहानी की पृष्ठभूमि इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज शहर की है, जहाँ की भीषण गर्मी और सक्रिय गलियों के माध्यम से महानगरीय जीवन की कठिनाइयों को उभारा गया है कि किस प्रकार बड़े नगर में रहने वाले जो लोग हैं उनको किस प्रकार अपना जो जीवन है वो छोटे से घर में जीना पड़ता है और वो जीवन जीने के लिए मजबूर होते हैं। एकांकी के प्रारंभ में विश्वनाथ और उनका परिवार किन समस्याओं से अत्यधिक परेशान है? आर्थिक तंगी से, पानी की कमी से, भीषण गर्मी से और बीमारी से। तो बताइए, तो पाठ के आरंभ में वो क्या है भाई? किससे ज़्यादा परेशान है? तो पाठ में क्या भाई बार बार यूँ कहते हैं गर्मी लग रही है, तो भीषण गर्मी के माहौल से परेशान है। मकान है वो छोटा है और छत तप रही है, जिससे पूरा जो परिवार है पसीने में तरबदर और क्या है भाई व्याकुल है। अगला है, ओह बड़ी गर्मी है, सारे शहर में जैसे आग बरस रही है। एकांकी में यह कथन किसका है? मोस्ट इम्पोर्टेंट, रेवती का, विश्वनाथ, निर्मल और प्रमोद का। तो आपको बताना है कि ये कथन किसका है। तो ये कथन किसका है भाई? ये कथन कहता है विश्वनाथ, कहता है कि मुख्य कथन क्या है भाई? गैर स्वामी विश्वनाथ का है, जो काम से घर लौटने पर शहर की असहनीय और दम घोटू गर्मी का वर्णन करता है अपनी पत्नी के सामने। विश्वनाथ की पत्नी का नाम एकांकी में क्या है? चंपा, शांति, रेवती या फिर मालती? तो बताइए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा भाई रेवती, क्योंकि जो विश्वनाथ की पत्नी है उसका नाम रेवती दिया गया है। तो रेवती है जो एक सामान्य मध्यम वर्गीय गृहिणी है, जो घर के सीमित संसाधनों और बच्चों की देखरेख और खुद के खराब स्वास्थ्य से जूझ रही है। उसकी तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी उसको क्या खाना बनाना पड़ता है। ईश्वर करे इन दिनों कोई मेहमान ना आए। रेवती की इस कामना का मुख्य कारण क्या था? वह कंजूस थी, मेहमानों से नफरत करती थी, घर में ठहरने की उचित व्यवस्था न होना और उसका स्वयं का स्वास्थ्य खराब होना, पड़ोसियों का डर। तो क्या था भाई? घर में ठहरने की उचित व्यवस्था न होना, क्योंकि घर बहुत छोटा था, ठीक है, और उसका जो स्वास्थ्य था वो खराब था, गर्मी के कारण उसके सिर में 15 दिन से जो था वो सिर दर्द था। रेवती अमानवीय नहीं है, परंतु संकरे मकान, भीषण गर्मी, पानी की किल्लत और खुद की शारीरिक अस्वस्थता के कारण वह इन कठिन समस्या के अतिरिक्त मेहमानों का आना है उससे घबरा रही है, ठीक है। जो आने की जिम्मेदारी है उससे क्या करती है? वो घबराती है कि वो आ गए तो फिर उन्हें सेवा करनी पड़ेगी और ना ही घर में ठहरने की जगह है। रात के 11 बजे, याद रखना है, 11 बजे विश्वनाथ के घर में 2 मेहमान अचानक आ धमकते हैं। उनके नाम क्या है? तो सबसे पहले तो आपको याद रखना है टाइम कितने बजे का था? 11 बजे का, ठीक है। और कौन आते हैं? 2 मेहमान आते हैं और उनका जो नाम है वो क्या था? मैंने पाठ पढ़ाया था जब आपको करवाया था, राममल और श्याममल, बाबू नन्हेलाल, कविराज प्रथम, सोहन और मोहन, रमेश और दिनेश। तो क्या आंसर हो जाएगा भाई? तो उनका नाम क्या था? उनका नाम था बी, ठीक है, नन्हेमल। और वो कविराज के क्या थे भाई? वो ये कविराज प्रथम नहीं है, कविराज के घर तो वो आए थे, वो उनके मेहमान थे जो आ गए थे। दूसरे का नाम था बाबूलाल, ठीक है। नन्हेमल और बाबूलाल था और वो कविराज प्रथम, कविराज जो वैद है ना, उनके घर पे वो आए थे और गलती से वो आ गए थे विश्वनाथ के घर पे, ठीक है। आगे चलते हैं। शहर के छोटे मकानों को देखकर नन्हेमल ने इसकी तुलना है वो किससे की थी? महलों से, खुले मैदानों से, तंग और बंद डिब्बों यानी कि जेल खानों से, होटलों से। तो किससे की थी भाई? तंग और बंद डिब्बों यानी कि जेल खानों से।
नन्नेमल के अनुसार शहर में तो ऐसे ही मकान होते हैं। उन्होंने शहरों के मध्यम वर्गीय मकानों को तंग, बंद और हवा और धूप से रहित डिब्बानुमा संरचना यानी कि जेल खाना कहा है। ये याद रखना है कि किसने कहा है, तो नन्नेमल ने कहा है। आगंतुकों यानी कि मेहमानों ने विश्वनाथ के बच्चों को सीधे लड़के किस संदर्भ में कहा भाई, तो वे बहुत सुंदर थे, वे बिना कोई सवाल पूछे आज्ञाकारिता के भाव से खड़े थे, वे पढ़ाई में तेज थे, वे मेहमानों के लिए मिठाई लाए थे। तो क्यों कहा था, क्योंकि वो बिना कुछ सवाल पूछे आज्ञाकारिता के क्या भाई भाव के साथ खड़े थे। उनके पिताजी जो उन्हें कह रहे थे ना विश्वनाथ, वो सारी बातें मान रहे थे। ठीक है, शांत खड़े थे, तो मेहमानों ने उन्हें क्या कह दिया, सीधे लड़के कहकर उनकी प्रशंसा की थी। एकांकी में विश्वनाथ ने अपने किस पड़ोसी को निर्दयी कहा है, लाला घनीराम को, छत वाले पड़ोसी को जो संकट में सहयोग नहीं करता, प्रमोद को, या फिर नन्हेमल को। तो किसको कहा है भाई, तो इसका आंसर हो जाएगा छत वाले पड़ोसी को निर्दयी कहा है, क्योंकि वो है भाई उसको सहयोग नहीं करता। भीषण गर्मी में भी ऐसे नहीं है कि उसकी छत पे वो क्या डाल लेने दे, उसको खाट डाल के सो जाने दे बच्चों को, वो ऐसा नहीं करती उसकी वाइफ लाला की। ठीक है, जब भीषण गर्मी के कारण विश्वनाथ अपने मेहमानों को छत पर सुलाने की थोड़ी सी जगह मांगता है, तो पड़ोसी साफ मना कर देते हैं। इस असंयोग और संवेदनहीन व्यवहार के कारण ही विश्वनाथ उसे निर्दयी कहता है। काफ़ी देर की बातचीत और असमंजस के बाद अंत में क्या खुलासा होता है, तो क्या खुलासा होता है भाई कि मेहमान विश्वनाथ के सगे साले थे। मेहमान रास्ता भूलकर गलत मकान नंबर या गलत घर में आ गए थे। मेहमान डाकू थे, मेहमान सरकारी अफसर थे। तो क्या आंसर हो जाएगा भाई, मेहमान रास्ता भूलकर गलत मकान नंबर और गलत घर में आ गए थे, क्योंकि वो किसके थे भाई, वो कविराज जो वैद्य था ना, उसके पास आए थे और वो गलती से आ गए थे विश्वनाथ के घर पे। ठीक है, अगला चलते हैं। 13 नए मेहमान एकांकी का मुख्य उद्देश्य या संदेश क्या है। मेहमानों को हमेशा तिरस्कार करना चाहिए। महानगरीय जीवन की संकीर्णता, आवास की समस्या और अजनबीपन पर व्यंग किया गया है। शहरों में कभी घर नहीं खरीदना चाहिए, केवल रिश्तेदारों को ही घर बुलाना चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई, मुख्य उद्देश्य क्या है, तो क्या मुख्य उद्देश्य है, इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, महानगरीय जीवन की संकीर्णता, आवास की समस्या और अजनबीपन पर व्यंग किया गया है। यह एकांकी शहरी जीवन की कड़वी सच्चाई को दिखाती है, जैसे छोटे मकान, पानी और बिजली की समस्या, पड़ोसी के आपसी तालमेल की कमी और बिना बताए आने वाले मेहमानों से होने वाली व्यवहारिक परेशानियों को अत्यंत सजीव और हास्यास्पद तरीके से उजागर किया गया है। आगे चलते हैं। अब यहाँ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमारे व्याकरण और भाषा योग्यता पर आधारित बन सकते हैं, वो मैंने यहाँ रखे हैं। तो सबसे पहला ही प्रश्न है, आगंतुक शब्द का सही अर्थ क्या है। आने जाने वाला, अचानक आने वाला या मेहमान, शत्रु या फिर बुद्धिमान व्यक्ति। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अचानक आने वाला मेहमान। ठीक है, आगंतुक शब्द इसमें अप्रत्यय भी पूछ सकता है। आ गम प्लस तू से बना है, जिसका अर्थ है आया हुआ या अतिथि, मेहमान। ठीक है, ये अक्सर पूछे जाते हैं। आगे चलते हैं। सारे शहर में जैसे आग बरस रही हो, सारे शहर में जैसे आग बरस रही हो, इसमें कौन सा अलंकार निहित है। अनुप्रास, उपमा, उत्प्रेक्षा और रूपक। तो इसमें कौन सा अलंकार है, तो कौन सा हो जाएगा भाई, इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक है, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए, मानो, जानो, जैसे वाचक शब्दों का प्रयोग हो, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। यहाँ गर्मी की तीव्रता की संभावना आग बरसने के रूप में की गई है। अगला है निर्दयी शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है। ऐसे ही तो प्रश्न पूछे जाते हैं ना जी आपसे एस्टेट में और सभी टेट एग्जाम में। तो निर्दयी में उपसर्ग बताना है। निर्दय, निर, नी और नई। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा भाई बी। ठीक है, हलंत के साथ उपसर्ग लगा है। ठीक है, इसमें मूल शब्द क्या है भाई, दया। तो निर, दया और ई, तो क्या बन जाएगा, निर्दयी। आगे चलते हैं। ओह बड़ी गर्मी है, इस वाक्य में ओह किस प्रकार का अव्यय है। विस्मय आदि बोधक, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और क्रिया विशेषण। तो किस प्रकार का है, उफ किस प्रकार का जो है अव्यय है, तो किस प्रकार का है भाई, विस्मय आदि बोधक। ठीक है, उफ शब्द मन के कष्ट, पीड़ा, व्याकुलता के भाव को प्रकट करता है, अतः ये क्या है, विस्मय आदि बोधक अव्यय है।
मेहमान शब्द भाषा की दृष्टि से किस वर्ग में आता है? तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। तो मेहमान शब्द किस भाषा की दृष्टि से किस वर्ग में आता है? तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। तो किस में आता है? इसका आंसर हो जाएगा भाई डी। ठीक है, मेहमान है वो फारसी भाषा का शब्द है। हिंदी में विदेशी भाषाओं में आए शब्दों को विदेशज या फिर क्या कहते हैं? आगत कहते हैं। गृहिणी शब्द का शुद्ध तद्भव रूप क्या होगा? तो गृहिणी का तद्भव रूप बताना है। ठीक है, घराना, घरवाली, घरनी, गृहस्थ या फिर गारी। तो क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा घरवाली। गृहिणी का तद्भव रूप घरनी या फिर घरवाली। एकांकी में रेवती के संदर्भ में गृह स्वामिनी का है वो चित्रण हुआ है। व्याकुल शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो व्याकुल का संधि विच्छेद बताना है। व्या प्लस कुल, वी प्लस आकुल, व्यय प्लस आकुल, वे प्लस आकुल। तो क्या हो जाएगा व्याकुल का? तो इसका आंसर हो जाएगा भाई बी, वी प्लस आकुल। ठीक है, इसमें यण स्वर संधि का है नियम लगा हुआ है। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे जो और क्वेश्चन बन सकते हैं उनको देखते हैं। कक्षा 8 में नए मेहमान एकांकी पढ़ाते समय एक शिक्षक के लिए सबसे प्रभावी शिक्षण विधि कौन सी होगी? मौन वाचन करना, छात्रों द्वारा पात्रों के अनुसार रोल प्ले, भूमिका निर्वाह या रूपांतरण करवाना, कठिन शब्दों के अर्थ लिखवा देना, एकांकी का सारांश बोर्ड पर लिख देना। तो सबसे उपयुक्त क्या होगा भाई? सबसे उपयुक्त होगा बी, छात्रों द्वारा पात्रों के अनुसार रोल प्ले करवाना या भूमिका निर्वाह करवाना, नाट्य रूपांतरण करवाना, क्योंकि उससे बच्चे है वो ज़्यादा जुड़ाव है वो महसूस कर पाएंगे। छात्र पात्रों के संवादों को, उनके हाव भाव और भाषाई उतार चढ़ाव को पाठ को सीख सकेंगे के माध्यम से। अगला है एकांकी में आए संवाद, हम तो चने की तरह भाड़ में भून रहे हैं, क्या भाषाई शिक्षण में क्या महत्व है? इस जो संवाद है इसका भाषाई शिक्षण में क्या महत्व है? यह बच्चों को मुहावरे और लोकोक्तियों का स्वाभाविक प्रयोग सिखाता है। यह केवल समय नष्ट करता है, इससे व्याकरण कठिन हो जाता है। यह केवल बड़ों के बोलने के लिए है। तो क्या होता है भाई? इससे क्या है? ये बच्चों को क्या सिखाता है? मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग है वो सिखाता है। ठीक है, आगे अगला प्रश्न है, नए मेहमान पाठ के माध्यम से बच्चों में किस सामाजिक मूल्यों का विकास सहज रूप से किया जा सकता है? केवल अपने स्वार्थ के बारे में सोचना, विपरीत परिस्थितियों में भी धैर्य, संवेदनशीलता और अतिथि सत्कार की भावना रखना, अजनबियों पर बिना सोचे समझे भरोसा करना और एकांकी जीवन जीना। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? विपरीत परिस्थितियों में भी धैर्य, संवेदनशीलता और अतिथि सत्कार की भावना रखना, जिस प्रकार रेवती और विश्वनाथ रखते हैं। ठीक है, ठीक है, इस एकांकी में यह एकांकी है वो हमें सिखाती है कि हमें अनेक व्यक्तिगत परेशानियों के बावजूद अपनी मानवीय संवेदना, धैर्य और अतिथि देवो भव के संस्कार को नहीं छोड़ना चाहिए। यदि कोई छात्र एकांकी पढ़ते समय आतिथि पढ़ता है तो शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? छात्र को डांट कर बैठा देंगे, उसकी उत्तर पुस्तिका में लाल पेन से गोला बना देंगे, उसे शुद्ध उच्चारण अतिथि का अभ्यास करवाएंगे और तिथि जिसकी आने की तिथि न हो का अर्थ स्पष्ट करेंगे। इस त्रुटि को पूरी तरह नज़रअंदाज करेंगे। तो आप एक शिक्षक के रूप में क्या रोल प्ले करेंगे? तो क्या करेंगे? आप उसे उसका अर्थ समझाएंगे, ठीक है, अभ्यास करवाएंगे और तिथि जिसकी आने की तिथि न हो, अतिथि, ठीक है, जिसके आने की तिथि न हो का अर्थ भी बताएंगे। उपचारात्मक शिक्षण करेंगे आप। बच्चे का जो अशुद्ध उच्चारण है उसको सुधारने के लिए उसे सही ध्वनि का अभ्यास कराना चाहिए और शब्द का अर्थ संदर्भ के साथ स्पष्ट करना चाहिए। अगला प्रश्न है, नए मेहमान पाठ के अंत में अभ्यास प्रश्नों में यदि आपके घर अचानक मेहमान आ जाए तो आप क्या करेंगे? पूछा गया है। यह प्रश्न किस भाषाई कौशल को बढ़ावा देता है? केवल रटने की क्षमता, बच्चों की मौलिक सोच, अभिव्यक्ति और कल्पनाशीलता को, व्याकरणिक ज्ञान को और लेखन की गति को। तो क्या हो जाएगा? बच्चों की मौलिक सोच और अभिव्यक्ति और कल्पनाशीलता को, बी हो जाएगा इसका आंसर। इस तरह के मुक्त अंत यानी कि ओपन एंडेड प्रश्न जिसमें बच्चे जो अपने विचार हैं, ओपन एंडेड प्रश्न वो होते हैं जिसमें बच्चे क्या कर सकते हैं? बच्चे स्वयं के विचार हैं वो खुद लिख सकते हैं, ठीक है, खुद बता सकते हैं। प्रश्नों को
प्रश्न बच्चों को स्वयं की परिस्थितियों से जोड़कर सोचने, अपनी मौलिक भाषा में उत्तर देने और उनकी रचनात्मक कल्पनाशीलता को अभिव्यक्त करने का अवसर प्रदान करते हैं। तो यहाँ हमारे इस पार्ट से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते थे वो सारे पूरे हो गए हैं। अब हम चलते हैं अपने अगले चैप्टर पे और उसके जो क्वेश्चन हैं उनको देख लेते हैं। अगला जो हमारा पार्ट है उस पर चलते हैं। अगला हमारा पार्ट है आदमी का अनुपात, यानी कि कविता है। और ये कविता किसकी है? ये कविता है गिरिजा कुमार माथुर की। तो अब आपको पहले प्रश्न का आंसर देना है, जो कि मैंने आपको बोनस के रूप में बता दिया है। तो आदमी का अनुपात, पहला ही प्रश्न, आदमी का अनुपात कविता के रचयिता कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, गिरिजा कुमार माथुर, कबीरदास या सुमित्रा नंदन पंत। तो कौन हो जाएंगे? गिरिजा कुमार माथुर। यह कविता आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध कवि गिरिजा कुमार माथुर द्वारा लिखी गई है। उन्होंने क्या बताया है? मानव के अस्तित्व की तुलना ब्रह्मांड से की है। ये लाइन ध्यान रखनी है। अगला है कविता में मुख्य रूप से किन दो चीज़ों के बीच अनुपात यानी कि तुलना दिखाई गई है? देश और नगर, पृथ्वी और सूर्य, मानव और ब्रह्मांड, घर और कमरा। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो किसके बीच में दिखाई गई है? मानव और ब्रह्मांड के बीच में। जिसने भी ये कविता नहीं पढ़ी हो जाके पढ़ सकता है, मैंने व्याख्या समेत करवा रखी है। 2x पे करके पढ़ लेना, जल्दी रिवीजन होगा। कविता का मुख्य उद्देश्य इस विशाल ब्रह्मांड यानी कि विराट के सामने मनुष्य के अत्यंत छोटे यानी कि नगण्य आकार को क्या है? अस्तित्व के अनुपात को स्पष्ट करना है। कवि के अनुसार इस असीम ब्रह्मांड के सामने मनुष्य का वास्तविक अस्तित्व कैसा है? बहुत विशाल, धूल के कण या शून्य के बराबर, सबसे शक्तिशाली, ब्रह्मांड से भी बड़ा। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? धूल के कण और शून्य के बराबर है पूरे ब्रह्मांड में के हिसाब से। ठीक है, तो क्या कहते हैं कवि? विराट ब्रह्मांड की तुलना में एक साधारण मनुष्य का आकार और उसका वजूद बहुत ही छोटा यानी कि शून्य के समान है। अगला है कविता के अनुसार मानव का सबसे बड़ा दोष या कमी क्या बताई गई है? वह बहुत गरीब है, वह पढ़ा लिखा नहीं है, वह अपनी सीमाओं और छोटेपन को भूलकर अहंकारी हो जाता है, वह प्रकृति की रक्षा करता है। तो इसका आंसर क्या आएगा? वह अपनी सीमाओं और छोटेपन को भूलकर क्या हो जाता है? अहंकारी हो जाता है और स्वयं को ही महाराजा, राजा, साम्राज्य का अधिकारी और पता नहीं क्या क्या समझने लगता है कि वो इतना घमंड हो जाता है कि वो जो सृष्टि है उसको भी चुनौती देने लगता है। मनुष्य ब्रह्मांड के सामने बेहद छोटा है, लेकिन वह अपनी इस वास्तविकता या सीमा को नहीं समझता और खुद को बहुत बड़ा मानकर घमंड करने लगता है। अगला प्रश्न है, मनुष्य अपने अंदर किन नकारात्मक प्रवृत्तियों को समेटे रहता है? त्याग, प्रेम, परोपकार, ईर्ष्या, अहंकार, स्वार्थ और घृणा, ज्ञान, दया, सहानुभूति, संतोष, शांति और भक्ति। तो नकारात्मक प्रवृत्तियाँ ईर्ष्या, अहंकार, स्वार्थ और घृणा। कविता में बताया गया है कि अत्यधिक छोटे होने के बावजूद इंसान अपने भीतर क्या जलन, घमंड, स्वार्थ और नफरत जैसी बुराइयां भी घेरे रखता है। ठीक है, भरे रखता है। एक कमरे में दो दुनिया रचाता है। इस पंक्ति में मानव की किस सोच पर व्यंग किया गया है कि एक कमरे में दो दुनिया रचाता है? मिलजुल कर रहने की आदत, संकीर्ण यानी कि छोटी मानसिकता और आपस में बंटवारे पर, कमरे की सजावट पर, विशाल हृदय होने पर। तो इसका आंसर हो जाएगा संकीर्ण और छोटी मानसिकता और आपस में बंटवारे पर। मनुष्य एक छोटे से घर या कमरे में भी अपने स्वार्थ और भेदभाव के कारण लोगों के बीच दूरियां और अलग अलग दुनिया यानी कि दीवारें बना लेता है। अगला प्रश्न है, संख्यातीत शंख सी दीवारें में कविता क्या तात्पर्य है? कविता में क्या तात्पर्य है? संख्यातीत शंख सी दीवारें से कविता में क्या तात्पर्य है? शंख से बनी सुंदर दीवारें, अनगिनत और मजबूत मानसिक दूरियां या विभाजन, समुद्र के किनारे के घर, सफ़ेद रंग की दीवारें। मोस्ट इम्पोर्टेंट, स्टार लगा के रखो। तो क्या हो जाएगा भाई? इसका हो जाएगा अनगिनत और मजबूत मानसिक दूरियां या विभाजन। इसका अर्थ है कि मनुष्य अपने अहंकार और विश्वास के कारण समाज में और अपनों के बीच अनगिनत अभेद दीवारों यानी कि दूरियां खड़ी कर लेता है। अगला प्रश्न है, कविता में दिए गए आकार में क्रम के अनुसार घर से बड़ा क्या है और कमरे से छोटा क्या है? अब आपको ये क्रम से लगाना है। घर से बड़ा देश है और कमरे से छोटा आदमी है। घर से बड़ा मोहल्ला है और कमरे से छोटा आदमी है। घर से बड़ी पृथ्वी है, कमरे से छोटा नगर है। घर से बड़ा कमरा है और कमरे से छोटा घर है।
तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि घर से बड़ा क्या है भाई, मोहल्ला है, और कमरे से छोटा क्या है भाई, आदमी है। ये कर्म याद रखना है। आगे चलते हैं। अब ये कर्म कैसे है कि पहले घर, फिर मोहल्ला, फिर नगर के बाद देश, देश के बाद पृथ्वी, पृथ्वी के बाद ब्रह्मांड। ब्रह्मांड जैसा विस्तार या बड़प्पन पाने के लिए मनुष्य को किन गुणों की आवश्यकता है? धन, दौलत और बल की, उदारता, त्याग, प्रेम और परोपकार की, चालाकी और ईर्ष्या की, केवल भौतिक सुख सुविधाओं की। तो क्या है, किन गुणों की आवश्यकता है? उदारता, त्याग और प्रेम और परोपकार की। यदि मनुष्य को सच में महान बनना है तो उसे अपने संकीर्ण स्वार्थों को छोड़कर दिल में उदारता, परोपकार और वैश्विक प्रेम की भावना जगानी होगी। अगला है, आदमी का अनुपात कविता की शैली कैसी है? तो शैली कैसी है? केवल प्रशंसात्मक, वर्णनात्मक या वैचारिक, व्यंग्यात्मक, डराने वाली, हास्य या मनोरंजक। तो कैसी है भाई, वर्णनात्मक और वैचारिक यानी कि व्यंग्यात्मक। कवि ने बहुत ही शांत लेकिन तीखे ढंग से मानव के झूठे अहंकार और उसकी वास्तविकता पर वैचारिक व्यंग किया है। कविता में बार बार किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है और उसे क्या कहते हैं? अल्प विराम, निर्देशक, प्रश्नवाचक चिन्ह या विस्मयादिबोधक चिन्ह। तो मैंने कविता पढ़ाई थी, आपको पढ़ लेना वहाँ पे। उसमें सबसे ज़्यादा किसका चिन्ह का प्रयोग हुआ है? निर्देशक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। इस कविता में विचारों को स्पष्ट करने, अतिरिक्त जानकारी देने और पाठक को सोचने के लिए ठहराव देने हेतु निर्देशक चिन्ह का सबसे ज़्यादा उपयोग हुआ है। मनुष्य खुद को दूसरों के समान, दूसरों का क्या समझने की भूल कर बैठता है? मनुष्य खुद को दूसरों को क्या समझने की भूल कर बैठता है? सेवक, मित्र, स्वामी या फिर सहपाठी। तो वो खुद को क्या समझने लगता है कि वो दूसरों का क्या है भाई, मालिक है। ठीक है, जैसे एक मालिक समझता है ना किसी को नौकरी पे रखने के बाद कि उस पर मेरा अधिकार हो गया, उसने उसको मोल खरीद लिया, जैसे अब वो चाहेगा वैसे ही होएगा। उसकी अपनी कोई विचारधारा नहीं है, कोई सोच नहीं है, उसका अपना कोई जीवन नहीं है, वो जैसे चलाए वो वैसे ही चले। तो यही बात यहाँ जो कवि है वो बताना चाह रहा है कि जो मालिक है वो क्या समझ लेता है, काम करने वाले को, जो उसके नीचे काम करता है उस पर अपना अधिकार समझने लग जाता है। असीम सृष्टि में तिनके के बराबर होने पर इंसान के मन में दूसरों पर हुकूमत करने और खुद को दूसरों का स्वामी समझने का घमंड हो जाता है। अगला, कविता की अधिकांश पंक्तियों में के अंत में कौन सा शब्द बार बार आता है, मैं, था और का। तो क्या अधिकांश पंक्तियों के अंत में कौन सा शब्द बार बार आता है? तो कौन सा आता है? में। कविता की गुनावट में स्थान और गहराई दिखाने के लिए अधिकतर पंक्तियों में अंत में शब्द का प्रयोग यानी कि दोहराव, जैसे कमरे में, घर में, मोहल्ले में देखने को मिलता है। अगला, अनुपात शब्द का सामान्य अर्थ क्या है? जोड़ना, दो या दो से अधिक राशियों या वस्तुओं के आकार और मात्रा की तुलना करना, भूल जाना, गुस्सा करना। तो क्या हो जाएगा, अनुपात का सामान्य अर्थ है दो या दो से अधिक राशियों या वस्तुओं के आकार या मात्रा की तुलना करना। गणित और भाषा दोनों में अनुपात का अर्थ दो चीज़ों के परस्पर संबंध या उनके आकार की तुलना से होता है। यहाँ इंसान और ब्रह्मांड के आकार की तुलना है। अगला प्रश्न है, कविता के अनुसार देशों के बीच खींची गई सीमाएं किसका परिणाम है? प्राकृतिक बनावट का, मानव के आपसी अविश्वास और विभाजनकारी सोच का, ईश्वर की इच्छा का, सुख और समृद्धि का। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा मानव के आपसी अविश्वास और विभाजनकारी सोच का। मनुष्य अपनी संकीर्ण सोच और अविश्वास के कारण न केवल घरों में बल्कि पूरी दुनिया में देशों और सीमाओं के नाम पर दीवारें खड़ी कर लेता है। अगला प्रश्न है, विराट शब्द का कविता के संदर्भ में क्या अर्थ है? छोटा बच्चा, असीम या अत्यंत विशाल ब्रह्मांड, कमजोर व्यक्ति या एक राजा का नाम। तो विराट का क्या हो जाएगा भाई? असीम, अत्यंत और विशाल ब्रह्मांड। अगला है, कवि गिरजा कुमार माथुर ने प्रसिद्ध देशभक्ति गीत हम होंगे कामयाब का अनुवाद किस भाषा से किया है? अंग्रेजी, बंगाली, तमिल या फिर रूसी। तो हम होंगे कामयाब का अनुवाद किस भाषा से किया गया है? तो किससे किया गया है भाई? अंग्रेजी से। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कवि गिरजा कुमार माथुर ने ही सुप्रसिद्ध अंग्रेजी प्रेरणा गीत वी शैल ओवरकम्स का हिंदी में हम होंगे कामयाब के रूप में
बेहद खूबसूरत अनुवाद किया है। मनुष्य द्वारा खड़ी की गई अदृश्य दीवार उसे किससे अलग करती है? केवल पत्थरों से, अपने परिवार और समाज, देश और संपूर्ण मानवता से, पक्षियों से, या फिर किताबों से? तो अपने परिवार, समाज, देश और संपूर्ण मानवता से। जब इंसान अपने भीतर नकारात्मकता पालता है तो वह धीरे धीरे अपने परिवार, समाज और पूरे विश्व से कटकर अकेला और सीमित हो जाता है। आदमी का अनुपात कविता हमें क्या मुख्य सीख या फिर संदेश देती है? हमें बहुत धन कमाना चाहिए, हमें अहंकार छोड़कर विनम्र बनना चाहिए और संकीर्णताओं से ऊपर उठना चाहिए, हमें बड़े बड़े महान कार्य करने चाहिए हैं, बड़े बड़े मकान बनाने चाहिए, हमें दूसरों पर शासन करना चाहिए। तो क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा हमें अहंकार छोड़कर विनम्र बनना चाहिए और संकीर्णताओं से ऊपर उठना चाहिए। वास्तविक स्थिति का बोध कराते हैं कविता हमें, ठीक है। और क्या कहती है कि घमंड, ईर्ष्या और भेदभाव को छोड़कर मानवता और विनम्रता का मार्ग अपनाना चाहिए। कविता के आधार पर बताइए कि यदि पृथ्वी ब्रह्मांड से बहुत छोटी है तो उस पर रहने वाले मनुष्य का घमंड कैसा है? पूरी तरह सही और तार्किक है, बिल्कुल व्यर्थ, हास्यास्पद है और आधारहीन है, बहुत सम्मानजनक है और आवश्यक है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? बिल्कुल व्यर्थ, हास्यास्पद और आधारहीन है, ठीक है। तो यहाँ हमारे ये क्वेश्चन भी पूरे होते हैं, ये चैप्टर भी पूरा होता है, जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे यहाँ से बनते थे। तो अब हम आ जाते हैं हमारे अगले चैप्टर पर। तो चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है तरुण के स्वप्न से, और ये उद्बोधन है सुभाष चंद्र बोस जी का। तो पहला प्रश्न है तरुण के स्वप्न पाठ के लेखक कौन है? महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक या फिर जवाहरलाल नेहरू? तो कौन है भाई? सुभाष चंद्र बोस। इस पाठ में नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा युवाओं को देश सेवा, स्वाधीनता और आदर्श राष्ट्र निर्माण के लिए प्रेरित करने वाला एक ओजस्वी भाषण यानी कि उद्बोधन दिया गया है। ये क्वेश्चन है वो अक्सर पूछा जाता है। तरुण के स्वप्न पाठ साहित्य की किस विधा के अंतर्गत आता है? तो बताना है कि किस विधा के अंतर्गत आता है। कहानी, निबंध, उद्बोधन या फिर सेसमन? तो किसके अंतर्गत आता है भाई? ये उद्बोधन यानी कि भाषण है। आगे चलते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने युवाओं को संबोधित करते हुए ये ओजस्वी विचार व्यक्त किए थे, इसलिए इसकी साहित्यिक विधा उद्बोधन या भाषण मानी जाती है। अगला है उनके स्वप्न के उत्तराधिकारी आज हम हैं। पाठ में इस कथन में हम शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? सुभाष चंद्र बोस के लिए, अंग्रेजों के लिए, देश के तरुण वर्ग और भारतवासियों के लिए, राजनीतिक नेताओं के लिए? तो क्या हो जाएगा? देश के तरुण वर्ग और भारतवासियों के लिए। पाठ के अनुसार राष्ट्र नायकों, स्वतंत्रता सेनानियों ने जिस स्वतंत्र और आदर्श भारत की कल्पना की थी उसे पूरा करने की जिम्मेदारी आज के युवाओं और नागरिकों की है। आगे है लेखक के अनुसार स्वाधीन राष्ट्र का स्वप्न किस माध्यम से साकार होगा? तो किस माध्यम से साकार होगा? केवल बड़ी बड़ी बातें करने से, विदेशी सहायता करने से, श्रम और कर्म की मर्यादा से, या फिर सामाजिक भेदभाव को बढ़ाने से? तो क्या होगा? श्रम और कर्म की मर्यादा से जो स्वप्न है वही पूरे होंगे, आत्मनिर्भर बनेगा भारत। नेताजी का मानना है कि एक स्वाधीन राष्ट्र तभी आत्मनिर्भर बन सकता है जब समाज का हर व्यक्ति श्रम यानी कि परिश्रम को सम्मान दे और कर्मशील बने। अगला है नेताजी सुभाष चंद्र बोस के अनुसार आदर्श समाज में किसके लिए कोई स्थान नहीं रहेगा? किसके लिए? परिश्रमी और विद्वानों के लिए, आलसी और अकर्मण्य लोगों के लिए, किसानों और मजदूरों के लिए, युवाओं और बालकों के लिए? तो क्या हो जाएगा भाई? आलसी और अकर्मण्य लोगों के लिए कोई स्थान नहीं रहेगा, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस ने स्पष्ट किया है कि स्वतंत्र भारत के नवनिर्माण में केवल कर्मशील व्यक्तियों की आवश्यकता है। अकर्मण्य यानी कि काम न करने वाले और आलसी लोग देश को आगे नहीं ले जा सकते। लेखक ने अपने भाषण में तरुणों का
को उपहार स्वरूप क्या दिया है? धन और संपत्ति, स्वतंत्र और अखंड राष्ट्र का स्वप्न, राजनीतिक पद, स्वदेशी अस्त्र शस्त्र। तो क्या दिया है भाई? तो इसका आंसर हो जाएगा स्वतंत्र और अखंड राष्ट्र का स्वप्न दिया है। ठीक है, पंक्ति याद रखनी है कि तुम्हें देने लायक मेरे पास कुछ भी नहीं है, सिर्फ यही स्वप्न है। यह स्वप्न मैं तुम्हें उपहार स्वरूप देता हूँ, स्वीकार करो। अगला प्रश्न है, स्वप्न शब्द का मूल अर्थ पाठ के संदर्भ में क्या है? सोते समय देखी जाने वाली निरर्थक कल्पना, जीवन को निष्क्रिय बनाने वाले विचार, उच्च लक्ष्य प्राप्ति पर कार्य करने की प्रेरणा और शक्ति, केवल धन कमाने की इच्छा। तो क्या हो जाएगा? उच्च लक्ष्य प्राप्त निर्धारित कर कार्य करने की प्रेरणा और शक्ति। पाठ में स्वप्न का अर्थ सोकर समय गंवाना नहीं, बल्कि जागृत अवस्था में राष्ट्र की उन्नति के लिए एक महान संकल्प यानी कि विजन देखना है, जो कर्म की प्रेरणा देता है। अगला है, व्याकरण की दृष्टि से तरुण शब्द निम्नलिखित में से क्या है? तो तरुण बताना है जातिवाचक संज्ञा है, विशेषण है, भाववाचक संज्ञा है, या फिर क्रिया विशेषण है। तो क्या है भाई? वो एक विशेषण है। ठीक है, तरुण मूल रूप से विशेषण शब्द है जिसका अर्थ है युवा, जैसे तरुण अवस्था, परंतु यह किसी वर्ग को संबोधित करता है, जैसे हे तरुणों, तब यह संज्ञा की तरह भी व्यवहार करता है। याद रखना है, विकल्प के अनुसार यह युवा विशेषता को दर्शाता है। पाठ में आए पदबंध अखंड सत्य में अखंड शब्द का व्याकरणिक दृष्टि से क्या है? विशेष्य, गुणवाचक विशेषण, सार्वनामिक, या फिर क्रिया। तो क्या है? अखंड सत्य। तो ये क्या बता रहा है? गुणवाचक विशेषण। सत्य यहाँ विशेष्य संज्ञा है और उसकी विशेषता बताने वाले शब्द अखंड जो टूटा न हो गुणवाचक विशेषण है। ठीक है, उसके बाद विजातीय शब्द में कौन सा उपसर्ग है? विज, वी, विजा और अति। तो क्या हो जाएगा? वी। विजातीय शब्द वी उपसर्ग, जाति है इसमें मूल शब्द, और ये है इसमें प्रत्यय के योग से बना है, जिसका अर्थ है दूसरी जाति या फिर बाहरी यानी कि विदेशी प्रभाव। अगला है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किस प्रकार की मुक्ति स्वतंत्रता की बात कही है? केवल राजनीतिक मुक्ति, केवल आर्थिक असमानता की मुक्ति, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक वैचारिक रूप से पूर्ण मुक्ति, केवल करों से मुक्ति। तो क्या हो जाएगा? किस प्रकार की मुक्ति की बात कही है? तो इसका आंसर हो जाएगा गैर सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक और वैचारिक रूप से पूर्ण मुक्ति की बात है वो कही है। आगे चलते हैं। अकर्मण्य शब्द का विलोम है वो क्या होगा? आलसी, कर्मण्य, निष्क्रिय, या फिर अभागा। तो क्या हो जाएगा? अकर्मण्य का कर्मण्य। अकर्मण्य का अर्थ क्या होता है? जो काम न करता हो, यानी कि जो क्या हो भाई? निकम्मा हो। और इसका विलोम क्या हो जाएगा? अकर्मण्य का मतलब होता है जो निकम्मा हो। ठीक है, जो काम ना करता हो। कर्मशील, जो निरंतर कर्म करने वाला हो। पाठ के अनुसार आदर्श राष्ट्र विश्व मानव के समक्ष किस रूप में गणना स्वीकार्य होगा? एक अमीर राज्य के रूप में, सैनिक तानाशाही के रूप में, आदर्श समाज और आदर्श राष्ट्र के रूप में, एक आश्रित देश के रूप में। तो क्या हो जाएगा? आदर्श समाज और आदर्श राष्ट्र के रूप में। लेखक का स्वप्न है कि भारत सिर्फ स्वतंत्र न हो, बल्कि वह पूरे विश्व के सामने मानवीय मूल्यों, समानता, स्वदेशी समाज का एक उत्कृष्ट आदर्श है वो क्या करे भाई? प्रस्तुत करे। पाठ में प्रयुक्त शब्द शूद्र, जीवन में शूद्र का क्या अर्थ है? तो शूद्र बहुत बड़ा, छोटा या तिनके जैसा, तुच्छ, अमर, या फिर दुष्ट। तो क्या हो जाएगा? इसका आंसर छोटा या तिनके जैसा। नेताजी विनम्रतापूर्वक अपने व्यक्तिगत जीवन को क्या कहते हैं? शूद्र, छोटा, सीमित कहते हैं, और बताते हैं कि देश का महान स्वप्न उनके इस छोटे से जीवन को भी सार्थकता और असीम शक्ति देता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित विशेषण और विशेष्य जोड़ा पाठ के आधार पर सही नहीं है? इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, आप लोगों को पता है कौन सा नहीं है? अखंड सत्य, असीम शक्ति, अपार आनंद, स्वाधीन, पराजय। तो कौन सा सही नहीं है? तो स्वाधीन और पराजय। इसका आंसर ये हो जाएगा। अखंड सत्य, असीम शक्ति, अपार आनंद जैसे विशेषण विशेष्य युग्मों का प्रयोग हुआ है, जबकि स्वाधीन के साथ राष्ट्र और समाज का प्रयोग हुआ है, पराजय का नहीं। ठीक है, अगला है, स्वाधीन शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? स्वाधीन का स्व प्लस अधीन, स्वा प्लस धीन, सु प्लस दीन, सव प्लस दीन। तो क्या होगा भाई?
इसमें क्या है, दीर्घ संधि है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, सौ प्लस अधीन। अगला है, वह मरण है स्वर्ग समान। इस पंक्ति में देश के लिए प्राण की तुलना किससे की गई है, नरक भोगने से, स्वर्ग की प्राप्ति और प्रथम सार्थकता से, कायरता से, धन की हानि से। तो किससे की गई है, स्वर्ग की प्राप्ति और परम सार्थकता से। मतलब सार्थकता होनी चाहिए उसमें सार्थकता होती है। नेताजी के अनुसार देश के महान स्वप्न को पूरा करने और मातृभूमि की रक्षा के मार्ग पर यदि मृत्यु भी आ जाए तो वह मरण सामान्य नहीं बल्कि स्वर्ग के समान पूजनीय और गौरवशील होता है। सार्थकता, इसमें मूल शब्द और प्रत्यय बताना है। तो सार्थक प्लस में ता, सा प्लस थकता, सार्थ प्लस कर्ता, अर्थ प्लस कता। तो क्या हो जाएगा, इसमें पहला ही हो जाएगा सार्थक और ता। ठीक है, सार्थक इसमें मूल शब्द है और इसमें भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए ता प्रत्यय है उसको जोड़ा गया है। अगला है, सार्थकता के बाद सुभाष चंद्र बोस ने युवाओं के किस भेदभाव को पूरी तरह समाप्त करने का आह्वान किया है, केवल भाषा के, जाति भेद, लिंग भेद, नर नारी असमानता और आर्थिक विषमता, केवल भौगोलिक भेद, आयु का भेद। तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर ख हो जाएगा, जाति, लिंग भेद और नर नारी असमानता और आर्थिक विषमता। पाठ में जो संदेश है उसके अनुसार एक मजबूत और स्वाधीन भारत तभी बनेगा जब समाज में ऊंच नीच यानी कि जातिगत भेदभाव, अमीर गरीब की खाई, स्त्री पुरुष के अधिकारों के अंतर पूरी तरह क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, तरुण के स्वप्न पाठ का जो मूल उद्देश्य है वो क्या है और वो क्या संदेश देता है हमें। युवाओं को केवल विदेशों में जाकर पढ़ने के लिए प्रेरित करता है, जैसे कि आजकल के नेताओं के बच्चे पढ़ते हैं। ठीक है, युवाओं में राष्ट्र प्रेम, त्याग, साहस और कर्तव्य की भावना को जगाना, केवल कुटीर उद्योगों को तकनीकी जानकारी देना, प्राचीन इतिहास का बखान करना। तो क्या हो जाएगा, युवाओं में राष्ट्र प्रेम, त्याग, साहस और कर्तव्य की भावना को जगाना। इस पूरे उद्बोधन का केंद्रीय भाव यानी कि सेंट्रल थीम है वो यही है कि देश में युवा अपनी सोई हुई शक्ति को पहचाने, ऊंचे आदर्शों को अपनाए और देश के नवनिर्माण के लिए हर संकट को सहने के लिए तैयार रहें। तो इसी के साथ हमारी जो क्लास है वो पूरी होती है और इसके साथ ही हमारी क्लास 8th की एनसीईआरटी भी क्या है भाई, जो नई पुस्तक है मल्हार, वो भी कंप्लीट होती है, जिसके मैंने एमसीक्यू और पूरे चैप्टर हैं वो पूरे करवा दिए हैं। तो ये पूरी हमारी एनसीईआरटी है वो तैयार हो गई है 6th, 7th और 8th की। आप पुरानी क्लास से जाकर देख सकते हैं। क्लास अच्छी लगे तो उसको लाइक करके जाना। मिलते हैं अपनी अगली क्लास में 9th की जो एनसीईआरटी है नई गंगा पुस्तक को लेकर, उसके सारे फैक्ट और एमसीक्यू की तैयारी को लेकर। तो सभी को धन्यवाद और राधे राधे।